Very good morning to all of you, my dear students. Hope you all are doing well and preparing for your upcoming examination. Last class we have discussed about performance appraisal. Today we will discuss regarding methods of performance appraisal. Let's review regarding performance appraisal. Performance appraisal can be described as a systematic evaluation of performances of several employees so that they can understand all abilities of a person and their development and growth. Performance appraisal is also done in a very systematic manner, which includes measuring the pay of employees and comparing it with all plans and targets. So basically, there are two methods of performance appraisal. First is traditional method, and second is modern method. Traditional method are as follows: ranking method, paired comparison, grading, force distribution, checklist, critical incidents, graphic rating, essay method, field review method, and confidential report. So let's discuss one by one. So first is ranking method. It is the oldest and simplest formal systematic method of performance appraisal in which employee is compared with all others for the purpose of placing order of worth. The employees are ranked from the highest to lowest or from the best to the worst. So this is एज आई हैव सेड दैट ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल का. इसमें एम्प्लॉय को रैंक दिया जाता है हाईएस्ट टू लोएस्ट या बेस्ट टू वर्स्ट. जैसे आप जब क्लास में अपने फाइनल एग्जामिनेशन पास करते थे या मिड टर्म एग्ज़ाम पास करते थे, तो जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे वो रैंक होल्डर वन होता था, और अकॉर्डिंगली मार्क्स के बेसिस पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टिल 10th जो भी आपके रैंक है वो क्लास में अनाउंस होता था. सिमिलरली यहाँ एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका रैंक डिसाइड किया जाता है और हर एम्प्लॉय को अलग अलग रैंक दिया जाता है. उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप एम्प्लॉयज़ को अच्छी रैंकिंग मिलती है और उसके बेसिस पे उनको प्रमोशन ट्रांसफ़र या फिर कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं. पेयर्ड कंपैरिजन एज नेम्स suggest that in this method each employee is compared. Paired comparison में क्या होता है? Comparison होता है other employees के साथ on one basis. The rater is provided with a bunch of slips, each coining pair of names. The rater puts a tick mark against the employee whom he considers the better of the two. तो एक एम्प्लॉय का बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ वन ऑन वन कंपैरिजन होता है और उसके बेसिस पे उनको रेट किया जाता है. थर्ड इज़ ग्रेडिंग मेथड. ग्रेडिंग मेथड में हम ग्रेड्स देते हैं और कैटेगरी कुछ स्पेसिफाइड रहती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उस क्राइटेरिया में टिक आउट होता है. अगर जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है उन्हें आउटस्टैंडिंग मिलता है. जो नॉर्मल काम करते हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है, और जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है उन्हें अनसेटिस्फैक्ट्री मार्क किया जाता है. तो इस हिसाब से उन्हें ग्रेड दिया जाता है. फोर्थ इज़ फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फोर्स्ड सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर्स जो होते हैं उनको फोर्सफुली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. मींस कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया या कुछ एक्सक्लूसिव कुछ नहीं होता है उसमें. किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी है तो भी उसको परसेंटेज देना है, पर्टिकुलर परसेंटेज देना है, और जिसका नॉर्मल है उसको भी जैसे 40%, 20%, 10% परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको लेवल दे दिया जाता है. ऐसा नहीं है कि जिनका आउटस्टैंडिंग है उनको रैंक 1 दे दिया जाए, रैंक 2 दे दिया जाए, स्पेसिफाइड नहीं होता है. सो दिस मेथड अज्यूम्स दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस लेवल कन्फर्म्स टू अ नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. That is 10, 20, 40, 20 and 10%. This is useful for rating a large number of employees, job performance and promoability. It tends to eliminate or reduce biasness. तो जैसा कि इसमें एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं
इसलिए इसमें बायसनेस बिल्कुल नहीं है कि आप 10-15 एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल कर रहे हो, आप पर्सनली किसी को जानते हो तो आउटस्टैंडिंग दे दिए, और किसी से आपकी बनती नहीं है तो आप उसको अनसेटिस्फैक्ट्री दे दिए। लेकिन इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि पर्सनली आप किसी को जानते नहीं हो। जब पर्सनली नहीं जानते हो तो ऑन एन एवरेज उनको परसेंटेज दे दिया जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और इसमें बायसनेस नहीं होती है। फिफ्थ इज़ फर्स्ट चॉइस मेथड। फर्स्ट चॉइस मेथड में क्या होता है कि रेडीमेड एक स्टेटमेंट होता है, उसमें आप किसी एम्प्लॉय के बारे में अगर कुछ अच्छी बातें जानते हो तो आप अपना स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो। यू आर फोर्स्ड to answer the ready-made statements as given in the blogs of 2 or more about the employees in terms of true or false। आपको जैसे उसमें क्वेश्चन रहेगा कि एम्प्लॉय इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, तो अगर वो थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट था तो भी आपको ट्रू लिखना है, और अगर बीच में कुछ एब्सेंट भी हुआ तो भी आपको ट्रू लिखना है, क्योंकि बिल्कुल भी पूरी थ्रू आउट द ईयर वो एब्सेंट था, ऐसा तो होगा नहीं, तो फॉल्स आप लिख नहीं सकते हो। तो उसमें कुछ मेंशन आप नहीं कर सकते हो। यू आर फोर्स्ड टू टिक आउट ऑन ट्रू और फॉल्स, कुछ अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप। वन ही इज़ डन विद द लिस्ट, इट इज़ forwarded to the HR department for the final assessment of the employee. So this is all about first choice method. Next is checklist method. checklist method में क्या होता है कि ये evaluation burden होता है रेटर के ऊपर। इसमें सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस विद द आंसर, आपको बस येस और नो पे टिक करना होता है। द चेकलिस्ट इज़ देन प्रेजेंटेड टू द रेटर टू टिक अप्रोप्रिएट आंसर्स रेलिवेंट टू द अप्रेज। ईच क्वेश्चन कैरीज वेटेज इन रिलेशनशिप टू देयर परफॉर्मेंस। तो उसमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा होता है, लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, इज़ एम्प्लॉई completed all the given assignments, तो उसमें मैक्सिमम किया हो तो आप यस कर सकते हो, और मैक्सिमम नो है तो आप नो कर सकते हो। ओवरऑल आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ किया कुछ नहीं किया तो आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट दे सकते हो कि 50% डन 50% नॉट डन। नहीं, अगर किया है ओवरऑल आपकी नज़र में वो कैसा है, करता है या नहीं करता है, कितना करता है, कैसे करता है। जो कई बार ऐसे होते हैं कि आपको 10 प्रोजेक्ट्स असाइन किया हो और आपने 4 ही किया हो, लेकिन उसमें वो बिल्कुल आपका परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और किसी ने 5 कर दिया बट सब ऑन एन एवरेज था, तो उसमें आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। बस यू आर बाउंड टू से येस और नो, हाँ या ना, दैट्स इट ईच। और इसमें इक्वल वेटेज होता है सारे क्वेश्चंस का। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में होता है कि एक रिकॉर्ड, एक स्टेटमेंट बनाता है, वो डिस्क्राइब करता है, आपका जो सुपीरियर होता है वो आपके बारे में डिस्क्राइब करता है एक्सट्रीमली गुड और बैड बिहेवियर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस। जब वो सुपीरियर, जब आपके बॉस, आपके इमीडिएट सीनियर आपके साथ काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो उनका आपके साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या था और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या था, वो रिकॉर्ड मेंशन होता है। द स्टेटमेंट आर कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड आर यूजुअली रिकॉर्डेड बाय द सुपरवाइजर ड्यूरिंग द evaluation period of each subordinate. Recorded incidents include a brief explanation of what happened, मतलब उसमें थोड़ा डिस्क्राइब भी हुआ है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के टाइम पे या उस पर्टिकुलर काम को करने के टाइम पे आपका क्या हुआ, कैसे हुआ, जब आपके बारे में सबसे अच्छा उन्होंने फ़ील किया वो कब किया, जब आपके बारे में उन्होंने बहुत बुरा फ़ील किया। तो बेसिकली इसमें देखा जाता है कि जब आप अच्छे मूड में अच्छे से काम करते हो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो, तो आप एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय कैसे हो। और जब आपकी लाइफ में कुछ या हेल्थ इशू हो, या फिर घर फैमिली प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ बर्डन, एक्सटर्नल बर्डन हो, तो जब आप डिप्रेस्ड हो, डीमोटिवेटेड हो, तो उस समय आपका वर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, ऐसे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करते हैं। सो क्रिटिकल इंसिडेंट्स का ये मेथड का ये मकसद होता है कि अच्छे मूड में जब आप बिल्कुल मोटिवेटेड हो तब ओवरऑल आप क्या पर्सनालिटी हो, और जब आप डीमोटिवेटेड हो तब आप कैसी पर्सनालिटी हो। और जिस एम्प्लॉय के पास इन दोनों केसेस में जो बिल्कुल मॉडरेट रहते हैं, और आप कहें तो इमोशनली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड नहीं रहते हैं, ओवरऑल बहुत स्टेबल पर्सनालिटी होती है जिनकी, उनको आउटस्टैंडिंग दिया जाता है। ग्राफिकल रेटिंग स्केल मेथड में क्या होता है कि ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टेक्निक है। इसमें ग्राफ रेट दिया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस गुड थी, एक्सीलेंट थी या पुअर थी, और उसके बेसिस पे आपका एक ग्राफ तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ ऐसे मेथड। ऐसे मेथड में
ये सबसे इजी मेथड होता है। इसमें नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है और किसी भी एम्प्लॉय का, उसमें उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, सजेशंस, इम्प्रूवमेंट के बारे में, मतलब आपके बारे में ओवरऑल डिस्क्राइब किया जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है। सो इट डज़ नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स एंड एक्सपेंसिव और स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू कम्प्लीट इट। ये बहुत सिंपल, ये कोई भी कर सकता है, विदाउट ट्रेनिंग भी परफॉर्मेंस अप्रेजल आराम से किया जा सकता है, किसी भी को अगर ये काम असाइन किया जाए तो। फील्ड रिव्यू मेथड में ये आउटसाइडर्स के थ्रू किया जाता है। कोई भी आउटसाइडर्स फील्ड में जब आप काम कर रहे हो तो आपके साथ रहेगा, और वो एचआर डिपार्टमेंट का भी एचआर डिपार्टमेंट के ही वो होते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि यूज़फुल फॉर मैनेजरियल लेवल प्रमोशंस व्हेन कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड। और डिसएडवांटेज ये है कि वो आउटसाइडर है, वो आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, तो एक्चुअल बिहेवियर को जज करना इसमें पॉसिबल नहीं है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं। एवेलुएशन इज़ मेड बाय द इमीडिएट बॉस, सुपरवाइज़र और given effect supervisor for giving effect to promotion and transfer। तो इसमें इमीडिएट जो सुपरवाइज़र होते हैं वो आपके बारे में बताते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, कैरेक्टर, अटेंडेंस, डिसिप्लिन, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, और इसके बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं कि आप डिसिप्लिन वाइज कैसे हो, अटेंडेंस कैसी है, आपकी कैरेक्टर कैसा है, ये सबको वो डिस्क्राइब करते हैं। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इसको एम्प्लॉय से शेयर नहीं किया जाता है। Now B part is मतलब next is modern methods, and modern methods are management by objective, behaviorally anchored rating scales, assessment centers, 360-degree appraisal, human resource accounting. So we will discuss on these 5 methods in next session. I hope कि आपको ट्रेडिशनल मेथड बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरे स्लाइड्स को अच्छे से रीड आउट करिए और मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, एनालाइज करिए और अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। आई होप दिस विल बी यूज़फुल फॉर योर प्रिपरेशन। सो स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग।